आ जाता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है सिटीज इज रिलेटेड टू, सिटीज किससे संबंधित है? ठीक है, सिटीज किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मौसम विज्ञान, ऑप्शन बी है रक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी है दूरसंचार, एंड ऑप्शन डी है संकटग्रस्त वन्यजीव एवं वनस्पति। तो सिटीज जो है ये काम करती है जो हमारे प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त होती जा रही हैं उन सबको लिस्टेड करने का काम, मतलब संकटग्रस्त वन्यजीव एवं वनस्पति। ठीक है जी, थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। क्लियर? तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्लियर? तो दूरसंचार या रक्षा कार्यक्रम से नहीं, ये संकटग्रस्त वन्यजीव एवं वनस्पतियों से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है सिटीज, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। सिटीज काम क्या करती है, सिटीज की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो सिटीज स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। क्लियर? तो ये इस तरीके ये काम करता है स्पीसीज। ठीक है जी, मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्लियर? तो यहां पर ये इसका काम है। क्लियर? उसके बाद बात की जाए तो इट रेगुलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। मतलब यह दुर्लभ और संकटग्रस्त जीव जंतुओं में पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियमित करता है। मतलब कुछ पौधे या कुछ वन्यजीव इस प्रकार के होते हैं जिनकी ट्रेड चलती है, जिनके द्वारा ट्रेडिंग की जाती है। मतलब ट्रेडिंग वाली ट्रेडिंग नहीं, शेयर वाली, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कुछ जीव इस प्रकार के होते हैं जो बहुत ज्यादा दुर्लभ होते हैं, तो लोगों को शौक होता है उनको पालना। तो ऐसे लोगों की जो है, मतलब ऐसे लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो लोग जो हैं क्या करते हैं, उन दुर्लभ पौधों को उखाड़ कर जो है दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वहां चल नहीं पाते। दूसरी चीज क्या, कुछ पशुओं की प्रजातियां ऐसी हैं जैसे हस्की डॉग के लिए लोग आज के टाइम पे कितना, लेकिन हस्की डॉग यहाँ ने वो ज्यादा सर्वाइव कर, वो रहता है साइबेरियन डॉग है। ठीक है, जब साइबेरियन डॉग है तो वो इंडिया में इस टाइम पे मई जून में कितना ज्यादा उस प्रॉब्लम होगी उसको। कई बार ऐसा होता है उसकी डेथ भी हो जाती है अगर उसको भाई हर टाइम एसी ना मिले तो ऐसी कंडीशन में जो है इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जीवों का और पौधों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रोकने का काम सिटीज करती है। 1973 में यह समझौता हुआ और यह जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्या है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। सिग्ड इन 1973 इट इज की ग्लोबल एग्रीमेंट और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। क्लियर? तो यहां पर हमने सारी चीजें पढ़ी थी, शायद लास्ट क्लास ही थी बायोडायवर्सिटी वाली, तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, सिटीज को समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, फुल फॉर्म सिटीज की बात करें तो। उसके बाद ईयर, स्थापना कब हुई? 1973 में इसकी स्थापना हुई है। और क्या है इसका पर्पस, क्या है? कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब ऐसी स्पीसीज जो पृथ्वी से विलुप्त हो रही हैं, उन विलुप्त या संकटग्रस्त प्रजातियों का आयात और निर्यात रोक दिया जाए। क्योंकि कुछ लोग, अब देखो जो चीज कम हो, जैसे सोना, अगर हम बात करें पृथ्वी पर जो है सोना बहुत एक क्या कहते हैं दुर्लभ चीज है, कम देखने को मिलता है। ठीक है, खराब नहीं होता। दूसरी चीज, अब सोचो अगर कम मात्रा में कोयला होता तो कोयले के दाम सोने से ज्यादा होते। तो जो चीज पृथ्वी पर कम है उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब ऐसी ही कंडीशन में क्या है, जो कुछ जीव हैं जो दुर्लभ है, बहुत कम बचे हैं, क्योंकि आज के समय में इंसान ने इतना पोल्यूशन कर दिया है। तो जब उनकी संख्या कम हो गई तो उस कम संख्या की वजह से क्या हुआ, उस कम संख्या की वजह से अब ऐसा ना हो कि वो दूसरे परिवेश में जाकर वो अपने आप को एडजस्ट ना कर पाए और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाए या और उनकी पूरी प्रजाति ही समाप्त हो जाए। इस वजह से उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खत्म कर दिया गया है। क्लियर है? बात समझ में आई? इट हैज अपेंडिसेस 1, 2 एंड 3। 1 एंड 2, 3 मतलब 3 ग्रेड में होती हैं कंडीशन। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज के बाद जो है चीजें खत्म हो जाती हैं। क्लियर? तो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन है ये, अगर हम हिंदी में समझे तो। ठीक है जी। अब
अपेंडिक्स वन अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। अपेंडिक्स वन क्या होता है? मोस्ट इंडेंजर्ड नो ट्रेड, मतलब सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजाति, व्यापार इसका नहीं होगा। अपेंडिक्स वन, अगर सिटीज ने किसी प्रजाति को, चाहे वो जीव जंतुओं की हो या पेड़ पौधों की हो, अपेंडिक्स वन कैटेगरी में रखा है, तो उस प्रजाति का व्यापार पर निषेध हो जाएगा, उसका व्यापार नहीं होगा, उसकी ट्रेड नहीं होगी। क्लियर? मोस्ट इंडेंजर्ड नो ट्रेड, मतलब समझ रहे? क्लियर? अपेंडिक्स 2 क्या होता है? कंट्रोल्ड ट्रेड अलाउ, मतलब नियंत्रित व्यापार, मतलब नियंत्रित व्यापार कर सकते हैं, लेकिन दूसरी स्टेज इसको कहा जाता। अपेंडिक्स थर्ड, प्रोटेक्टेड इन वन कंट्री। क्लियर? मतलब एक देश में संरक्षित। अपेंडिक्स वन कैटेगरी में वो जीव जंतु आते हैं जो केवल एक देश में संरक्षित हो, और उस जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही है ना, तो क्या है, अब कंगारू का व्यापार करने लग जाए दूसरे देश में जाकर, वो जी नहीं पाएंगे, धीरे धीरे कहीं पता चला कंगारू गायब हो गए, तो इसलिए ये काम किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो IUCN इसको ज्यादातर जो जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, उस संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक बुक बनाई गई है IUCN, जिसको हम रेड डाटा बुक बोलते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि मेरे भाई जितनी भी प्रजातियां पृथ्वी से गायब हो गई हैं या गायब होने की कगार पर हैं, वो सब कहां पर लिखी हुई हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इतिहास में डायनासोर भी हुआ करते थे या इतिहास में कोई ऐसा जीव भी हुआ करता था जो आज के समय पर गायब होता जा रहा है? जैसे आपने सुना, जब आपने गांव में देखा होगा तो पहले छोटी छोटी चिड़िया हुआ करती थी, गोरैये, है ना, लेकिन आज के समय में जो गोरैया चिड़िया है गायब हो गई। क्यों? कंप्यूटर, जो हमारे जो मोबाइल नेटवर्क है, जो हम हेलो हेलो करते हैं, दिन रात बेबी बाबू करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये यहां पर जो इसकी रेज होती हैं, जो फोन नेटवर्क से हमारे फोन तक जो नेटवर्क आ रहा है, जो हमारे जो उसकी रेज आ रही हैं, उसकी वजह से जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई और उनकी धीरे धीरे डेथ हो गई। जब तक आपने देखा होगा फोन छोटे थे तो चिड़ियां भी जी रही थी, जैसे जैसे फोन बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़ी, 5G आया, तो धीरे धीरे गोरैया भी गायब हो गई और बहुत सारी छोटी छोटी चिड़ियां सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? अब तो कौवे राजा भी नहीं दिखाई देते। तो वही चीज, अब वो सारी चीजें हमारे बच्चे, जो हमारे आने वाली पीढ़ी, उनको कैसे पता चले गोरैया भी चिड़िया हुआ करती थी? उनको पढ़नी होगी IUCN रेड डाटा बुक। क्लियर है? पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर है? IUCN द्वारा प्रकाशित होती है। क्लियर है जी? कंटेन्स लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। जिस प्रजाति को संकटग्रस्त कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो उसको भैया क्या सिटीज क्या काम करते हैं, उसके व्यापार पर नियंत्रण लगाती है। अपेंडिक्स 1 टू अपेंडिक्स 2 अपेंडिक्स 3, तो वो 3 कैटेगरी उसने दी हुई है। इसमें वो श्रेणियां होती हैं जो विलुप्त हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, इंडेंजर्ड हैं, संकटग्रस्त हैं जो विलुप्त हो सकती हैं, या असुरक्षित हैं, ठीक है, वनरेबल हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इस तरीके की प्रजातियों को रेड डाटा बुक के अंदर लिखा जाता है, समझा जाता है। अब इसमें कुछ कोड है, कुछ कैटेगरी है रेड डाटा बुक में। अगर रेड डाटा बुक में किसी प्रजाति के आगे EX लिखा है, दैट मींस एक्सटिंक्ट। क्या है? एक्सटिंक्ट। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेड डाटा बुक में यदि किसी प्रजाति के सामने EX लिखा हो तो उसका क्या तात्पर्य है? तो क्या है तात्पर्य? एक्सटिंक्ट हो गई है वो प्रजाति अब विलुप्त हो गई है, अब इस दुनिया में नहीं है, वो प्रजाति पूरी समाप्त हो गई है। क्लियर है? ये सेम वैसी ही बात है जैसे कि एक परिवार, पूरा परिवार जो है किसी कार में बैठकर जा रहा है, कार, भगवान ऐसा ना करे कभी किसी के साथ हो, कार का एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। सेम उसी तरीके से एक्सटिंक्ट होता है। क्लियर? उसके बाद CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब बहुत भयंकर तरीके से इंडेंजर्ड, विलुप्त होने वाली है, किसी ना किसी तरीके से इनको बचा लीजिए, इनको संरक्षण चाहिए, तो अति संकटग्रस्त। क्लियर? EN होती है इंडेंजर्ड। तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्या होता है मेरे भाई? ये संकटग्रस्त होती है कि भैया संकटग्रस्त है। CR कैटेगरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होती है, ये मतलब प्रॉपरली भैया विलुप्त होने वाली है। VU वनरेबल, मतलब असुरक्षित है,
इस समय प्रकृति के हिसाब से सुरक्षित नहीं है। एंटी की हम बात करें तो नियर थ्रेटन्ड, मतलब निकट संकट, भाई भविष्य में आने वाले समय में यह प्रजाति संकट के समीप है, तो इसके लिए उसे बचाने के लिए उसके अनुकूल जो है पर्यावरण बनाया जाता है, वातावरण ऐसा बनाया जाता है। यदि कुछ ऐसे जीव हैं जो उसका शिकार करते हैं, भाई सबसे बड़ा जीव तो इंसान है और इंसान सब चीज का शिकार करता है, तो इंसान तो खुद समझ जाता है और उनको समझाने के लिए सरकार जगह जगह बोर्ड भी लगाती है, लेकिन कुछ जीव भी ऐसे हैं जो उसका शिकार कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रजाति समाप्त होने की ओर होती है, तो उनको उनसे बचाकर उसको एक अच्छा परिवेश दिया जाता है ताकि वो अपना परिवार चला सके। ठीक है, एलसी दैट मींस लीस्ट कॉन्सर्न, लीस्ट कॉन्सर्न मतलब कम चिंता वाला, तो जिस पे कम चिंता है कि भैया ये जीव अभी तो सही चल रहा है, अभी तो जी रहे हैं और जीते ही रहेंगे। दैट मींस कि ये पूरी एक कैटेगरी होती है इनकी, इस तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं इसको फ्लो चार्ट की मदद से कि IUCN क्या करता है। ठीक है जी, स्थापना की बात करें तो 1973 में सिटीज की स्थापना हुई है, क्लियर है। यहां पर ये पूरा जो है चार्ट, फ्लो चार्ट आपको कहां पर मिल जाएगा, ये पूरा फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा जहां पर सारी चीजें EX EW सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहां पर इसी वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके कुछ समय बाद आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो मेरे भाई अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस देश से ली गई है। फ्रॉम विच कंट्री इज द पावर, फ्रॉम विच कंट्री इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें तो यह सिस्टम हमारा, जैसे यूनाइटेड किंगडम से हमने नागरिकता ली है, क्लियर, तो इसी तरीके से हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, सबका देखेंगे किस देश से क्या लिया गया है, आज इस क्लास में निपटा देंगे। यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आज के बाद बचकर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया है ना मेरे भाई, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में USA से लिया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ में आई। तो कौन सा था वो, हमारा अमेरिकी संविधान था। और अलिखित संविधान किस देश का है, यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का है। भाई क्लियर है, ये अलिखित संविधान है और ये लिखित संविधान है। क्लियर है, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो भैया अमेरिका से लिया गया है। विस्तृत व्याख्या क्या है भैया, न्यायिक पुनरावलोकन। भाई न्यायिक पुनरावलोकन की हम बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायालयों को यह शक्ति है कि कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करें। मतलब जो हमारा भारतीय संविधान कब 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस संविधान के आधार पर भाई सरकारी काम हो रहे हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी काम में सरकारी असंवैधानिक काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, तो उसकी जांच जो है भैया कौन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक, मतलब जो है हमारे भारत के जो कोर्ट हैं वो उसकी जांच कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉ एंड एक्सिक्यूटिव एक्शंस। यहां पर जब आप सारे तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से था, दूसरा क्वेश्चन हमारा साइंस से था और तीसरा क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है, जहां से कंटिन्यूअसली इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये क्लास भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है तो मेरे भाई आप तैयार हो जाइए बैठकर अफसोस करने के लिए, या वो बच्चे तैयार हो जाएं बैठकर अफसोस करने के लिए जो इन एग्जाम्स में जाने से पहले इन क्लासेस को नहीं देख रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज की रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार क्लास पढ़ लो, उसके बाद अगर हाँ एग्जाम में इन क्लासेस से ना आए तो आकर कमेंट बॉक्स में बता जाना ये क्लास आज भी है और आज से 10 साल बाद तक भी ये आपके काम आने वाली है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। बात ठीक है, यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई,
क्लियर? दिस फीचर इज बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस। भारत में यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है। भैया भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो हर स्टेट्स के पास हाई कोर्ट होते हैं और सब देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता। तो अब देख लेते भैया किस देश से क्या लिया गया है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के उधार लिए गए प्रावधान। मतलब भारतीय संविधान में जो दूसरे देशों से, भाई दूसरों की अच्छी आदत को देखकर, दूसरों की अच्छी चीजों को, हमें यही तो सिखाया जाता है ना बचपन से कि दूसरों के अच्छे गुण समाहित कीजिए और बुरे गुण को देखकर छोड़ दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए, ठीक है। और अच्छे गुण जो है उनको देखिए, उनको सीखिए। अब अच्छा और बुरे का अंदाजा कौन लगा पाता है? अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता धरती पे, अच्छा और बुरा केवल हमारा नजरिया है। भाई दूसरा व्यक्ति के लिए जो वो गलत काम कर रहा है हमारे हिसाब से, क्या पता उसके लिए अच्छा हो। तो हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से काम करता है और फिर समाज उसे अच्छे और बुरे का टैग दे देती है। क्लियर है? तो इसी तरीके से जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्हें जो प्रणाली अच्छी लगी, जो चीजें दूसरे देशों के संविधान की अच्छी लगी, ये जो उस समय पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, वो सारी चीजें समाहित करके हमारे भारतीय संविधान में लिखी गई हैं या हमारे भारतीय संविधान में जोड़ दी गई हैं। जैसे कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले तो मेरे भैया संसदीय प्रणाली ली है, पार्लियामेंटरी सिस्टम लिया है। उसके बाद विधि का शासन लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है। मंत्रिमंडल प्रणाली ली है, कैबिनेट सिस्टम, जैसे आज के टाइम पर हमने देखा हो ना कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो पूरा कैबिनेट सिस्टम हमने यहां से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, अगर बात की जाए एकल नागरिकता, ये जीएस के पापा सीरीज में ही मैंने आपको नागरिकता का पूरा पार्ट पढ़ाया था। जिस दिन किसी भी क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन किसी पार्ट से आ गया, पूरा पार्ट उस दिन निपटा दूंगा। मैं क्वेश्चन गिनाने नहीं आता, मैं यहां पर आपको पढ़ाने आता हूं। और मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो मेरे भाई पेपर हो गया उसके बाद ऐसे ऐसे करके डांस करूं, तुम सब खुश हो जाओ कि हाँ भैया सब पढ़ाया हुआ। मैं उस पर नहीं, मैं आपके, मेरे जज आप हैं, ठीक है। मैं यहां पर एग्जाम दे रहा हूं, मेरे जज आप है, क्योंकि आप जब एग्जाम देकर आओगे आप बताओगे कि पढ़ाया हुआ आया था या नहीं। जैसे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि सर एसएससी जीडी में आपका पढ़ाया हुआ सिलेबस आ रहा है। तो बस यही चीज, और ये जीडी के लिए नहीं, ये सीजीएल का एग्जाम आने तो, सीएचएसएल का एग्जाम आने तो, रेलवे का कोई भी एग्जाम आने तो, या यूपी का भी कोई एग्जाम आने तो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम है, इस सीरीज से बचकर बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? बस अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई। उसके बाद विधायी या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया जो है हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 12 से 35 तक, क्लियर आर्टिकल। तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भाई जुडिशरी के पास स्वतंत्रता है, जुडिशरी किसी सरकार के नियंत्रण में रहकर काम नहीं करती, वरना सरकारें अपने हिसाब से संविधान जब चाहे जब उस तरीके से बदल सकती हैं, लेकिन उसकी जांच के लिए कौन? सुप्रीम कोर्ट है भारत में। क्लियर? उसके बाद बात की जाए तो भारत राष्ट्रपति का महाभियोग, अगर भैया ऐसा ना हो, हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है भारतीय संविधान में कि भारत का राष्ट्रपति कौन? भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी की भी सजा को कम या माफ कर सकता है उसके कर्मों के आधार पर। यदि राष्ट्रपति से खुदा ना खास्ते, भाई इंसान ही तो है राष्ट्रपति, किसी दिन किसी पे गुस्सा आया, उड़ा दिया उसको, अब क्या अपनी सजा खुद ही माफ कर ली, फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया है और 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये किस देश से ली गई है? ये ली गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ेंगे। आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड क्या है? नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? तो डायरेक्टिव
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ऐसा बताया गया है, यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है, और ऐसा बताया गया है कि मेरे भाई जब भी सरकारें कोई नीतियां बनाएंगी, कोई पॉलिसी बनाएंगी, तो एक बार डीपीएसपी को पढ़कर या उन्हें ध्यान में रखकर बनाएंगी, ताकि जनता का भला हो सके। जो लोग, जो समाज के जो वर्ग हैं, जो नीचे दबे रह गए, उनको ऊपर उठाने का काम करें। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए बनाए गए। सरकार पर ये थोप नहीं दिए गए, सरकार पर इनको ध्यान में रखकर काम करे, ऐसा बताया गया है। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, भाई नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, वी नो वेरी वेल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि संविधान के भाग 5 में संघ का जिक्र किया गया है। 52 से लेकर 151, आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक किसका जिक्र है? संघ का जिक्र है, द यूनियन का जिक्र है। और यूनियन अगर हम बात करें तो यूनियन में आती है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट आता है जिसे हम संसद बोलते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और मेरे भाई राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, या राज्यसभा में जो चुनाव प्रक्रिया से जो राज्यसभा में जो लोग चुनकर पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बहुत अच्छे से याद रखना है मेरे भाई, बार बार कहता हूं, जीएस की रिवीजन के लिए इस क्लास से बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कनाडा। ठीक है जी, लोग कनाडा जाना पसंद करते हैं, तो चलिए कनाडा से क्या लिया गया है एक बार ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कनाडा चल दे जी। ठीक है, कनाडा क्या है? फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब संघीय ढांचा, मजबूत केंद्र। संघीय ढांचा, भारत का संघीय ढांचा है कि नहीं है? भाई भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघीय ढांचा है, तो भारत एक संघ है कि नहीं है? ठीक है, द यूनियन, अभी बात तो की थी यूनियन, तो भारत सरकार मतलब भारत जो है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। और यह सिस्टम कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। क्लियर? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, रिड्यूसरी पावर्स ऑफ विद सेंटर, मतलब जो भारत में 2 तरीके, जैसे राज्य होते हैं, एक तो भैया हमारे पास स्टेट है, जैसे कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई हिमाचल से, कोई उत्तराखंड से, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई तमिलनाडु से, कोई तेलुगु, कोई केरला से है। तो अब क्या है, इन सारे स्टेट में खुद के तो सीएम होते ही हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते ही हैं, लेकिन एक केंद्र शक्ति होती है जिसे हम यूनियन बोलते हैं, जो हमारी केंद्र सरकार होती है, और केंद्र सरकार का मुखिया भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो सेम तो बात है रिडक्शनरी पावर ऑफ विद सेंटर। तो क्या बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दायित्व क्या हैं, दोनों मिलकर किस प्रकार काम कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार भी काम करेगी, राज्य सरकार भी काम करेगी। जैसे आपके स्टेट में स्टेट हाईवे भी होते हैं, नेशनल हाईवे भी होते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी का वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? यहां पर लिया गया आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। यदि भारत पर किसी दूसरे देश का अटैक हो जाए, भगवान करे ऐसा कभी भी ना हो, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि भारत पूरे विश्व में अगर जाना जाता है तो अपनी शांति, अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है। हाँ, एक इसके लिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि आजकल कुछ अनपढ़ लोग, जिनका पढ़ाई से दूर तक कोई वास्ता नहीं है, या शायद वो लोग अपनी जड़ों को नहीं जानते, वो व्यक्ति जरूर हमारी संस्कृति और संस्कारों को धूमिल कर रहे हैं। लेकिन भारत अगर दुनिया में जाना जाता है तो अपने संस्कारों के लिए, अपनी शालीनता के लिए और अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। उस शांत स्वभाव के लिए ही अगर हम बात करें
तो हमारे देश पर किसी दूसरे देश का अटैक हो सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी यदि कोई दूसरा देश हमें कमजोर समझकर हम पर अटैक करता है तो याद कर लीजिए कारगिल का वो युद्ध, जब भारत का हर एक जवान व्यक्ति अपनी जान देने के लिए खड़ा था, लेकिन हमारी भारत माता पर कदम रखने के वालों की जो है गर्दन दबाने के लिए जो है हम हर एक व्यक्ति तैयार थे। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि हम लोग तब तक शांत हैं तब तक काम शांति से चल सकता है। यदि कोई देश हमें कमजोर समझेगा तो उस दिन चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी कस्बे का हो, या किसी गांव का हो, या किसी शहर का, हर व्यक्ति एक होकर उस देश को बर्बाद करने के लिए खड़ा रहेगा। इस बात का ये मैसेज हर एक व्यक्ति के दिमाग में होना चाहिए। तो सेम वही चीज है कि ऐसा भी हो सकता है यार, पता चले इमरजेंसी है, दूसरे देश ने अटैक कर दिया और हम कह रहे हैं मुझे तो राइट टू फ्रीडम, मुझे तो फ्रीडम है किस चीज का, फ्रीडम टू टूर, अगर हम बात करें घूमने फिरने का अधिकार है, फ्रीडम टू ट्रैवलिंग का अधिकार है। तो अब हम क्या है, पता चले लद्दाख में हो रही है लड़ाई और हम कहते हैं हम तो जी लद्दाख में घूमने जाएंगे क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों का क्या कर देते हैं, निलंबन कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा फ्रांस। कौन सा आ जाएगा, फ्रांस। तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र प्रणाली, रिपब्लिक सिस्टम। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें तो अमेंडमेंट प्रोसीजर, मतलब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्लियर? और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो लिया गया है, राज्यसभा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जापान से क्या लिया गया है, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर established by law। is that clear? और सोवियत यूनियन से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल पार्ट 4A में है, भारतीय संविधान 4 क में है, भाग 4 क में है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दिया करो मेरे भाई। कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं चलता आपकी चीजें समझ में आई भी है कि नहीं। तो मेरे भाई इस तरीके से, ताकि हर एक बच्चा, ये क्लास मैं टॉपरों के लिए नहीं बना रहा हूं, ये जो पूरी क्लास है ये उन टॉपरों के लिए नहीं है, टॉप 100 में है, वो उन्हें पढ़ाने वाले भारत में बहुत सारे टीचर हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये क्लास उस हर एक कमजोर बच्चे तक पहुंचे जो कुछ नहीं जानता, और एक बार पढ़ ले उसके बाद वो हर एक एग्जाम में टॉप 100 में आ जाए। क्लियर? मैं उसके घर तब भी नहीं जाऊंगा, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे आपका काम चाहिए। इज दैट क्लियर? हर एक बच्चा अगर अच्छे से पढ़ ले तो बस ठीक है। हमारे भारत में जो परंपरा है ना, कोई टॉप 100 में आ गया, कोई रैंक 1 आ गया तो सारे टीचर भागे भागे जाते हैं उसके पास, वो सब काम हमारा नहीं। एक टीचर का काम है पढ़ाना, और यदि बच्चा दिल से किसी टीचर की इज्जत करता है तो वो खुद उसके पास जाएगा, टीचर भागते भागते उसके पास नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब काम मेरे नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना, और आप लोग उस कंटेंट को पढ़कर अच्छे से एग्जाम क्लियर करिए, अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। बस यही तक हमारी ड्यूटी है। तो आज की क्लास इतनी है, फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद भाई, कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।